स्वागत है। आज हम जेम्स क्लियर की जो मशहूर किताब है एटॉमिक हैबिट्स, उसके हिंदी सारांश के कुछ अहम हिस्सों पर गहराई से बात करने वाले हैं। और ये ख़ास उन लोगों के लिए है जो नए साल पे बड़े बड़े रेजोल्यूशन बनाते हैं। हाँ, और फिर फरवरी आते आते सब भूल जाते हैं। बिल्कुल। या फिर वो जिम वाली बात, महंगी मेंबरशिप ले ली और गए बस 2 हफ्ते। होता है, सबके साथ होता है। तो हमारे पास इस किताब का एक डिटेल्ड सार है। और मकसद सिर्फ थ्योरी बताना नहीं है, बल्कि वो प्रैक्टिकल तरीके सामने लाना है जो सच में काम करते हैं। कैसे वो छोटे छोटे जो दिखते भी नहीं ठीक से बदलाव बड़े नतीजे दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या करना है, बल्कि क्यों और कैसे पर भी ध्यान देंगे कि भाई इन आदतों के पीछे का मनोविज्ञान क्या है, असल दुनिया के जो उदाहरण है वो हमें क्या सिखाते हैं, और सबसे जरूरी कि कोई इन आइडियाज को अपनी जिंदगी में उतारें कैसे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले लेखक की अपनी कहानी ही लेते हैं। वो काफी आंखें खोलने वाली है। कैसे हाई स्कूल में वो बेसबॉल बैट वाली चोट लगी थी उन्हें, गंभीर चोट थी। हाँ, और उसी ने उन्हें छोटे छोटे सुधारों की ताकत का एहसास कराया। सही। और वहीं से ये 1% बेहतर होने वाला सिद्धांत आता है। रोजाना सिर्फ 1%। सुनने में तो बहुत कम लगता है। 1% क्या होता है? हाँ, लगता तो है, लेकिन इसका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है ना, वो कमाल का है। सोचिए, अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो साल के अंत तक वो लगभग 37 गुना, हाँ 37 गुना से भी ज्यादा बेहतर हो सकता है। वाह। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर रोज 1% खराब होते गए तो साल के अंत में आप लगभग 0 पर पहुंच सकते हैं। बाप रे। तो ये छोटे कदम असल में इतने छोटे नहीं है, लॉन्ग टर्म में। और वो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का उदाहरण, वो तो कमाल ही है। हाँ, वो तो क्लासिक है। उन्होंने कोई बड़े जादुई बदलाव नहीं किए, बस छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया। जैसे साइकिल की सीट थोड़ी और आरामदायक बना दी, टायरों में हवा का प्रेशर ठीक रखा, यहाँ तक कि राइडर्स के सोने के लिए सही तकिए चुने। अच्छा, इतनी छोटी छोटी बात। हाँ। और नतीजा सिर्फ 5 साल में 60 ओलंपिक मेडल्स। ये है वो मार्जिनल गेन्स का जमाव। छोटी छोटी जीतें मिलकर बड़ी बन जाती हैं। तो यहाँ एक बहुत ही बुनियादी पर शक्तिशाली विचार सामने आता है कि जो कामयाब लोग हैं वो अक्सर कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहे होते। वो बस साधारण सी लगने वाली छोटी छोटी चीजों को लगातार करते रहते हैं। बिल्कुल। और ये बात हमारी पहचान से, हमारी आइडेंटिटी से बहुत गहराई से जुड़ी है। किताब में एक बड़ी दिलचस्प चीज है, आइडेंटिटी वोट सिस्टम। आइडेंटिटी वोट सिस्टम, ये क्या है? ऐसे सोचिए कि हर बार जब आप कोई अच्छी आदत दोहराते हैं तो आप उस व्यक्ति बनने के पक्ष में एक वोट डाल रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। अच्छा। जैसे रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज की तो आपने मैं एक फिट व्यक्ति हूँ वाली पहचान के लिए एक वोट डाला। वाह। तो सवाल ये पूछना है खुद से कि क्या मेरे आज के काम उस पहचान को सपोर्ट कर रहे हैं जो मैं बनाना चाहता हूँ? एग्जैक्टली। एक पाठक थे रोलैंड, उनका अनुभव बिल्कुल यही बात कहता है। उन्होंने बताया कि अनहेल्दी खाना छोड़ने के लिए उन्होंने सिर्फ विल पावर का इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा। तो क्या किया? उन्होंने अपनी पहचान ही बदल दी। ये सोचने के बजाय कि मैं जंक फूड छोड़ना चाहता हूँ, उन्होंने सोचना शुरू किया, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ जो स्वस्थ भोजन करता है। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है सोचने में। हाँ, और धीरे धीरे उनके लिए हेल्दी चुनना नेचुरल हो गया, आदत बन गई। ये पहचान के 3 स्तरों से जुड़ा है, जैसा किताब में बताया है। पहला है परिणाम, आउटकम, यानी आप क्या हासिल करना चाहते हैं, जैसे वजन कम करना। हाँ। दूसरा है प्रोसेस, यानी आप क्या करते हैं, जैसे जिम जाना। सही। और तीसरा सबसे गहरा स्तर है पहचान, आइडेंटिटी, यानी आप अपने बारे में क्या मानते हैं। ज्यादातर लोग या तो परिणाम पर फोकस करते हैं या प्रक्रिया पर। हाँ, गोल सेट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन सबसे टिकाऊ बदलाव तब आता है जब फोकस पहचान पर हो, जब आप ये मानने लगें कि मैं हूं ही ऐसा, मैं एक फिट इंसान हूं। वो रॉबर्ट वाला उदाहरण भी कितना सही है यहाँ पर, जिन्होंने स्मोकिंग छोड़ी। हाँ, बताइए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सिगरेट नहीं पी सकता, जो एक मजबूरी सी लगती है। हाँ। उन्होंने कहना शुरू किया, मैं धूम्रपान नहीं करता। ये उनकी पहचान बन गई। फर्क है दोनों में, बहुत बड़ा। और इस सोच के बदलाव ने उन्हें 6 साल तक बिना किसी खास दिक्कत के स्मोकिंग से दूर रखा। पहचान बदलना सच में शक्तिशाली है। अब आते हैं उस फ्रेमवर्क पर, उस ढांचे पर जिससे आदतें बनती या बिगड़ती हैं। आदत का लूप, हैबिट लूप। हाँ। इसके 4 हिस्से हैं। पहला है क्यू, कोई संकेत या ट्रिगर, जैसे फोन की नोटिफिकेशन। बिल्कुल। दूसरा है क्रेविंग, उस संकेत से जुड़ी इच्छा या तलब, फोन उठाकर देखने की तलब। हाँ। तीसरा है रिस्पॉन्स, यानी वो काम जो आप करते हैं, आदत खुद। फोन उठा लिया, सोशल मीडिया खोल लिया।
और चौथा है रिवॉर्ड, यानी वो इनाम या संतुष्टि जो मिलती है। अच्छा, कुछ नया दिख गया, डोपामाइन हिट मिला। सही पकड़ा। हर आदत अच्छी हो या बुरी इसी लूप पर चलती है। और इसी लूप को कंट्रोल करने के लिए किताब ने वो 4 नियम दिए हैं, व्यवहार बदलने के नियम। हाँ, वो 4 कानून। पहला, इसे स्पष्ट बनाओ। हम्म, दूसरा, इसे आकर्षक बनाओ। ठीक। तीसरा, इसे आसान बनाओ। ओके। और चौथा, इसे संतोषजनक बनाओ। स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक। हाँ, और बुरी आदत छोड़नी है तो बस इन्हीं नियमों को पलट दो। उसे अदृश्य बनाओ, अनाकर्षक बनाओ, मुश्किल बनाओ और असंतोषजनक बनाओ। चलिए पहले नियम को थोड़ा और समझते हैं। इसे स्पष्ट बनाओ। जापान के ट्रेनों वाला वो पॉइंटिंग एंड कॉलिंग सिस्टम याद है? गजब का है। हाँ, वो क्या था? उसमें ड्राइवर हर सिग्नल या स्पीड चेक पर उंगली से इशारा करके जोर से बोलता है, जैसे सिग्नल हरा है, ट्रैक साफ है। अच्छा, बोलकर और इशारा करके। हाँ, इससे उनकी चेतना, उनका ध्यान बढ़ता है और गलतियां कम होती हैं। और नतीजा, दुर्घटनाओं में 85% की कमी। 85%? सिर्फ इशारा करने और बोलने से? हाँ, ये दिखाता है कि संकेतों को स्पष्ट करने से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? किताब एक तरीका सुझाती है हैबिट स्कोर कार्ड बनाने का, मतलब अपनी आदतों का एक हिसाब किताब रखना। स्कोर कार्ड? कैसे? आप दिन भर की अपनी सारी आदतें लिखो, छोटी से छोटी भी, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक। फिर हर आदत के आगे निशान लगाओ, प्लस अगर वो अच्छी है, माइनस अगर बुरी है और इक्वल अगर न्यूट्रल है। अच्छा, इससे क्या होगा? ये अक्सर चौंकाने वाला होता है। हमें पता चलता है कि हमारी कितनी आदतें अनजाने में चल रही हैं और कितनी हमारे लक्ष्यों के खिलाफ जा रही हैं। ये जागरूकता ही पहला कदम है। वो पाठक लीसा, जिन्होंने पढ़ने की आदत डाली थी, उनका तरीका भी इसी से जुड़ा था। उन्होंने क्या किया था? वो लाइब्रेरी से हमेशा 20-30 किताबें होल्ड पर रखती थी। अरे वाह, इतनी सारी! हाँ, इससे एक तो उनके पास पढ़ने के लिए हमेशा कुछ नया होता था, संकेत स्पष्ट था, और दूसरा, लाइब्रेरी की डेडलाइन भी एक तरह का स्पष्ट क्यों बन जाती थी। स्मार्ट तरीका है, संकेतों को अपने फेवर में इस्तेमाल करना। और नई आदत शुरू करने का एक और बहुत शक्तिशाली तरीका है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन फॉर्मूला। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, ये क्या है? मतलब अपने इरादे को एकदम साफ साफ तय करना। फॉर्मूला है, मैं क्या करूंगा को कब करूंगा पर कहाँ करूंगा। उदाहरण? जैसे मैं कल शाम 6 बजे अपने लिविंग रूम में 15 मिनट योगा करूंगा। इतना स्पेसिफिक होना। अच्छा, सिर्फ मैं योगा करूंगा नहीं? रिसर्च दिखाती है कि सिर्फ इतना स्पष्ट कर देने से आदत अपनाने की संभावना दोगुनी या तिगुनी हो जाती है, क्योंकि सारी अस्पष्टता खत्म हो जाती है। और इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है हैबिट स्टैकिंग। हाँ, हैबिट स्टैकिंग। यानी अपनी नई आदत को किसी पुरानी जमी हुई आदत के साथ जोड़ देना। फॉर्मूला क्या है इसका? मेरी पुरानी आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। अच्छा। जैसे सुबह की कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट ध्यान करूंगा, या वो पाठक डेविड जिन्होंने कहा दांत ब्रश करने के बाद मैं 20 मिनट ध्यान करता हूं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। पुरानी आदत नई आदत के लिए ट्रिगर बन जाती है। यहाँ एक विचार है जो शायद थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगे। बताइए। वो ये कि आदतें बनाने में हमारी प्रेरणा या मोटिवेशन से ज्यादा हमारा वातावरण, हमारा माहौल मायने रखता है। अच्छा, हम तो हमेशा सोचते हैं बस विल पावर चाहिए। हाँ, हम अक्सर यही सोचते हैं। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि ज्यादातर मामलों में हमें ज्यादा इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि एक बेहतर डिजाइन किया हुआ माहौल चाहिए। वो हीटर वाला उदाहरण याद है, जिन्हें पानी पीने की आदत डालनी थी। हाँ, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपनी पसंदीदा एक्वा रंग की पानी की बोतल खरीदी और उसे भरकर अपने बेड के पास टेबल पर रख दिया, ताकि सुबह उठते ही दिखे। बिल्कुल, सबसे पहली चीज वही देखे। उन्होंने संकेत को एकदम स्पष्ट बनाने के लिए अपना माहौल बदल दिया। तो सवाल यह है कि क्या हम अपने घर को, ऑफिस को, यहाँ तक कि अपने फोन की होम स्क्रीन को भी अच्छी आदतों के संकेतों से भर सकते हैं? सोचा जा सकता है इस पर। और ये जो आत्मनियंत्रण या सेल्फ कंट्रोल की बात होती है, हाँ। उसका राज क्या है? हाँ, कुछ लोगों में गजब का होता है। दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों में हमें लगता है कि बहुत सेल्फ कंट्रोल है, वो असल में उसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। क्या मतलब? वो इच्छा शक्ति के चैंपियन नहीं होते, वो बस अपने माहौल को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि बुरी आदतों के लालच या संकेत उनके सामने कम से कम आएं। अच्छा, मतलब वो लड़ते नहीं, बच निकलते हैं। एग्जैक्टली, वो प्रलोभन से बचने में माहिर होते हैं, ना कि उसका सामना करने में। जैसे वो मैक्स थे जिन्होंने ई सिगरेट छोड़ी थी। हाँ, उनका क्या था?
उन्होंने सिर्फ ये नहीं ठाना कि मैं नहीं पीऊंगा, उन्होंने गौर किया कि सुबह कॉफी पीना उनके लिए सिगरेट पीने का एक बड़ा ट्रिगर था। तो उन्होंने क्या किया, कॉफी पीना ही छोड़ दिया। अरे, ट्रिगर ही हटा दिया जड़ से। हाँ, तो बुरी आदतों की ट्रिगर्स को पहचानना और उन्हें अपने माहौल से हटा देना, ये सेल्फ कंट्रोल पर निर्भर रहने से कहीं ज्यादा भरोसेमंद तरीका हो सकता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि इच्छा शक्ति बेकार है? बेकार तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो एक लिमिटेड रिसोर्स है, बैटरी की तरह खत्म हो जाती है। सही। तो उस पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय अपने माहौल को ऐसा बना लेना कि सही काम करना आसान हो और गलत काम करना मुश्किल, ये ज्यादा सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल। चलिए अब दूसरे नियम पर आते हैं, इसे आकर्षक बनाओ। मेक इट अट्रैक्टिव। हाँ, यहाँ थोड़ा मनोविज्ञान का खेल है, डोपामाइन का। हाँ, वो हैप्पी हार्मोन। हाँ, तो दिलचस्प बात यह है कि डोपामाइन सिर्फ इनाम मिलने पर रिलीज नहीं होता, तो कब होता है? इनाम की उम्मीद में भी रिलीज होता है, एंटिसिपेशन में। और यही उम्मीद आदत को आकर्षक बनाती है। अच्छा, इनाम से ज्यादा इनाम की उम्मीद। हाँ, और इसी उम्मीद को बढ़ाने का एक तरीका किताब बताती है, टेम्पटेशन बंडलिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग यानी प्रलोभन को जोड़ना। सही। इसका सीधा सा मतलब है उस काम को जो आपको करना चाहिए, नीड टू डू, जैसे एक्सरसाइज, हाँ, उसको उस काम के साथ जोड़ दो जो आप करना चाहते हैं, वांट टू डू, जैसे नेटफ्लिक्स देखना। बिल्कुल। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, पहला, मेरी पुरानी आदत के बाद मैं जरूरी आदत करूंगा। दूसरा, जरूरी आदत के बाद मैं मनचाही आदत करूंगा। उदाहरण से समझाए। जैसे पहला, शाम को ऑफिस से घर आने के बाद पुरानी आदत, मैं 15 मिनट ट्रेडमिल पर दौड़ूंगा, जरूरी आदत। दूसरा, ट्रेडमिल पर दौड़ने के बाद जरूरी आदत, मैं अपना फेवरेट टीवी शो देखूंगा, मनचाही आदत। अच्छा, तो ट्रेडमिल पर दौड़ना इसलिए आकर्षक हो गया क्योंकि उसके बाद टीवी शो मिलेगा। हाँ, जरूरी काम मनचाहे काम का गेटवे बन गया। लेकिन ये थोड़ा खुद को धोखा देने जैसा नहीं लगता? इसे धोखा देना नहीं कहेंगे, ये अपने दिमाग के काम करने के तरीके को स्मार्टली इस्तेमाल करना है। अपनी नेचर के खिलाफ लड़ने के बजाय उसके साथ काम करना। एग्जैक्टली। और इसके अलावा सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस भी आदतों को आकर्षक बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। कैसे? हम अनजाने में 3 तरह के ग्रुप्स की नकल करते हैं। पहला, करीबी लोग, दोस्त, परिवार। हाँ, उनका असर तो होता है। दूसरा, बहुमत, यानी हमारे आसपास के ज्यादातर लोग जो कर रहे हैं, समाज में जो नॉर्मल माना जाता है। ठीक है। और तीसरा, शक्तिशाली लोग, यानी वो लोग जिनकी हम इज्जत करते हैं या जिनसे प्रेरणा लेते हैं। तो हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जिनकी आदतें हम अपनाना चाहते हैं। बिल्कुल। वो चीनी भाषा सीखने वाले पाठक का उदाहरण याद है? हाँ, जिसने टैक्सी ड्राइवरों से बात करना शुरू किया था। सुनने में अजीब लगता है, पर उन्होंने एक ऐसा माहौल चुना जहां प्रैक्टिस करना नॉर्मल था, और 2 साल में वो फ्लुएंट हो गए। कमाल है। तो किसी ऐसे ग्रुप या कम्युनिटी से जुड़ना जहां आपकी मनचाही आदत पहले से ही नॉर्मल हो, ये बहुत मदद कर सकता है। जरूर। बुरी आदतों को अनाकर्षक बनाने के लिए उनके पीछे के कारणों को समझना भी जरूरी है। हर बुरी आदत के पीछे एक सतही इच्छा होती है, जैसे सिगरेट पीने की इच्छा। लेकिन उसके नीचे एक गहरा मानवीय मकसद छिपा होता है, जैसे शायद स्ट्रेस कम करना या बोरियत मिटाना या कहीं फिट इन होना। अच्छा। इन गहरे मकसदों को पहचान कर हम उन्हें पूरा करने के ज्यादा हेल्दी, पॉजिटिव तरीके ढूंढ सकते हैं। सिगरेट की जगह शायद 5 मिनट डीप ब्रीदिंग। ये सही है, जड़ पर काम करना। और यहीं पर वो रीफ्रेमिंग वाली तकनीक काम आती है, यानी अपने नजरिए को बदलना। रीफ्रेमिंग कैसे? हम किसी आदत के बारे में कैसे सोचते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। हाँ, बोझ जैसा लगता है। बिल्कुल। इसकी जगह सोचें, मुझे सुबह जल्दी उठने का मौका मिलता है ताकि मैं शांति से दिन शुरू कर सकूं। वाह, बस शब्दों का हेरफेर है, पर फीलिंग बदल गई। हाँ, ये प्रतिरोध को अवसर में बदल सकता है, आदत को दिमागी तौर पर ज्यादा आकर्षक बना सकता है। चलिए अब तीसरे नियम पर चलते हैं, इसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क समझना है, मोशन और एक्शन के बीच का। मोशन बनाम एक्शन, क्या मतलब है? मोशन मतलब तैयारी करना, सीखना, प्लान बनाना, रिसर्च करना। एक्शन मतलब असल में वो काम करना जिससे नतीजा मिलेगा। हम अक्सर तैयारी में ही अटके रह जाते हैं। हाँ, हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, प्रोडक्टिव हैं, लेकिन असल में नतीजा तो एक्शन से ही आता है।
बहुत ज्यादा प्लानिंग में उलझे रहने से अच्छा है छोटा सा ही सही पर एक्शन लेना शुरू कर देना। और आदत को पक्का करने में ये बात भी मायने रखती है कि उसे कितनी बार किया गया है, फ्रीक्वेंसी, न कि कितने समय तक, ड्यूरेशन। अच्छा, मतलब कम समय के लिए ज्यादा बार करना बेहतर है। हाँ, जैसे 50 दिनों में 100 बार 1 मिनट की एक्सरसाइज करना 100 दिनों में 50 बार 2 मिनट की एक्सरसाइज करने से ज्यादा असरदार है। आदत बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा जरूरी है। जेम्स क्लियर ने खुद जब ब्लॉगिंग शुरू की थी, हाँ, उन्होंने परफेक्शन का इंतजार नहीं किया। उन्होंने नियम बनाया कि हफ्ते में 2 आर्टिकल पब्लिश करने ही करने हैं और वो लगातार करते रहे। यही फ्रीक्वेंसी थी जिसने मदद की। सही बात है। शुरुआत करना और करते रहना जरूरी है। और प्रकृति का वो नियम है ना, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, न्यूनतम प्रयास का नियम। हाँ, इंसान हमेशा वही रास्ता चुनता है जिसमें कम से कम मेहनत लगे। ये हमारी फितरत है। तो अगर अच्छी आदतें बनानी है तो उनके रास्ते की रुकावटें, वो फ्रिक्शन कम करना होगा। आदत जितनी आसान होगी उसे करने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। वो पाठक याद है जिन्होंने जिम जाने की आदत को आसान बनाया था? हाँ, कमाल का तरीका था उनका। उन्होंने क्या किया था? वो जिम के कपड़े पहनकर ही सो जाते थे। क्या बात है। सुबह उठे, जूते पहने और तैयार। बस इतनी सी रुकावट हटाई उन्होंने, और नतीजा? उनकी जिम जाने की कंसिस्टेंसी 30% से बढ़कर 90% हो गई। सिर्फ कपड़े पहनकर सोने से? ये है फ्रिक्शन कम करने की ताकत। और तालमटोल प्रोक्रास्टिनेशन से निपटने के लिए वो 2 मिनट रूल, 2 मिनट का नियम, वो भी कमाल का है। हाँ, 2 मिनट का नियम, वो क्या कहता है? नियम सीधा है, जब आप कोई नई आदत शुरू करें तो उसे करने में 2 मिनट से कम समय लगना चाहिए। बस 2 मिनट? उससे क्या होगा? ये 2 मिनट नतीजा लाने के लिए नहीं है, ये आदत को शुरू करने के लिए है। अच्छा, क्योंकि शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल होता है अक्सर। बिल्कुल। तो आदत को छोटा कर दो। जैसे रोज 30 मिनट पढ़ना बहुत बड़ा लगता है, तो उसे बना दो रोज 1 पेज पढ़ना, 2 मिनट से कम लगेंगे। 1 घंटा योगा करने की जगह योगा मैट बिछाना। हाँ, 5 किलोमीटर दौड़ने की जगह रनिंग शूज पहनना। पहले सिर्फ शुरुआत करने में, मतलब शोइंग अप में मास्टर बनो। सही। ये आदत का गेटवे बन जाता है। एक बार शुरू कर दिया तो अक्सर हम उससे ज्यादा कर लेते हैं, और ना भी करें तो भी हमने आदत को दोहराया तो है, वो जरूरी है। और अच्छी आदतों को लगभग अनिवार्य है, मतलब अनअवॉइडेबल जैसा कैसे बनाएं? इसके लिए किताब कहती है कमिटमेंट डिवाइसेस, यानी प्रतिबद्धता उपकरणों की बात करती है। कमिटमेंट डिवाइस? हाँ, ये क्या होते हैं? ये ऐसे फैसले होते हैं जो आप एक बार लेते हैं और वो भविष्य में आपके व्यवहार को सही दिशा में लॉक कर देते हैं। आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भरता कम करते हैं। उदाहरण? जैसे सैलरी आते ही ऑटोमेटिक सेविंग्स ट्रांसफर सेट कर देना, या घर में जंक फूड खरीदना ही बंद कर देना, या ऐसे ऐप्स इस्तेमाल करना जो दिन के कुछ घंटों में सोशल मीडिया ब्लॉक कर दें। अच्छा, मतलब एक बार फैसला लो और सिस्टम आपके लिए काम करे। हाँ, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का उदाहरण देखो। मिस्टर ओलंपिया? हाँ, उनकी सफलता सिर्फ विल पावर नहीं थी, उन्होंने एक सिस्टम बनाया था। रोज घंटों की कठिन वेटलिफ्टिंग का कमिटमेंट, छोटे प्रोग्रेसिव लक्ष्य, वर्कआउट पार्टनर के प्रति जवाबदेही। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसने उनकी सफलता को लगभग तय कर दिया था। उन्होंने अच्छे व्यवहार को आसान और लगभग अनिवार्य बना दिया था अपने लिए। सही है, सिस्टम बनाना जरूरी है। और अब आते हैं चौथे और आखिरी नियम पर, इसे संतोषजनक बनाओ। मेक इट सैटिस्फाइंग। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। इनाम वाला हिस्सा। व्यवहार बदलने का एक गोल्डन रूल है, जिस काम का तुरंत इनाम मिलता है उसे दोहराया जाता है, और जिस काम की तुरंत सजा मिलती है उससे बचा जाता है। दिमाग ऐसे ही काम करता है, तुरंत वाला फीडबैक। यहीं पर अच्छी और बुरी आदतों में एक बड़ा फर्क है। बुरी आदतें जैसे जंक फूड खाना या स्मोकिंग, उनका इनाम तुरंत मिलता है, मजा आता है, और उनके बुरे नतीजे बाद में आते हैं। और अच्छी आदतें जैसे एक्सरसाइज, हेल्दी खाना, उनके फायदे देर से मिलते हैं, लेकिन उनकी कीमत, मेहनत, बोरियत वो तुरंत चुकानी पड़ती है। ये तो मुश्किल है फिर। हमारा दिमाग तो तुरंत वाला इनाम चाहता है। इसीलिए अच्छी आदतों को टिकाऊ बनाने के लिए हमें उन्हें किसी न किसी तरह तुरंत संतोषजनक बनाने का तरीका खोजना होगा। कैसे? एक्सरसाइज का फायदा तो महीनों बाद दिखेगा। हमें आदत पूरी करने के ठीक बाद अपने दिमाग को एक छोटा सा इनाम या संतुष्टि का सिग्नल देना होगा। कुछ भी हो सकता है ये। जैसे एक्सरसाइज के बाद अपनी फेवरेट स्मूदी पीना, या कोई मुश्किल काम निपटाने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेकर पसंदीदा गाना सुनना, या हर बार जब आप आदत पूरी करें तो एक जार में 1 कंचा डालना। देखने में अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब एक छोटा तुरंत मिलने वाला रिवॉर्ड। हाँ, वो पाठक याद है जिन्होंने शराब छोड़ी थी? उनका तरीका कितना अच्छा था। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बताया कि हर दिन जब वो शराब नहीं पीते थे
तो वो $10 एक अलग गुल्लक में डालते थे अच्छा। ताकि बाद में उससे अपने लिए कुछ अच्छा खरीद सकें। ये तुरंत मिलने वाला इनाम था जिसने उन्हें शुरुआती मुश्किल दौर से निकलने में मदद की। आज उन्हें उस इनाम की जरूरत नहीं है, पर शुरुआत में वो बहुत जरूरी था। ये तो बढ़िया तरीका है। आदतों को ट्रैक करना, हैबिट ट्रैकिंग, वो भी उन्हें संतोषजनक बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। हैबिट ट्रैकिंग मतलब कैलेंडर पर क्रॉस लगाना? हाँ, या किसी ऐप में ट्रैक करना। ये कई तरह से काम करता है। एक तो आपकी प्रोग्रेस दिखती है जो अपने आप में संतोषजनक है। दूसरा, वो क्रॉस लगाने का या बटन दबाने का जो एक्ट है वो खुद में एक छोटा सा रिवॉर्ड बन जाता है। सही बात है। स्ट्रीक बनती हुई देखना अच्छा लगता है। बिल्कुल। और ये आपको अपनी मेहनत का तुरंत फीडबैक देता है जो दिमाग को पसंद आता है। या वो नेवर मिस ट्वाइस वाला नियम भी बहुत जरूरी है। हाँ, लगातार 2 बार मत चूको। ट्रैकिंग से पता चल जाता है कि आप कब चूके हैं। एक बार चूकना ठीक है, हो जाता है। हाँ, इंसान है। लेकिन लगातार 2 बार चूकना वो एक नई बुरी आदत की शुरुआत हो सकती है। इसलिए अगर एक दिन मिस हो जाए तो पूरी कोशिश करनी है कि अगले दिन वापस ट्रैक पर आएं। परफेक्शन जरूरी नहीं, कंसिस्टेंसी जरूरी है। बिल्कुल। और आखिर में जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, वो भी बहुत शक्तिशाली है। अकाउंटेबिलिटी मतलब ये जानना कि कोई और आपकी प्रोग्रेस देख रहा है या उसके बारे में पूछेगा। ये आदत को छोड़ने की एक तुरंत कीमत जोड़ देता है। जैसे सामाजिक शर्म का डर या किसी दोस्त को निराश करने का डर। इसके लिए आप एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। हैबिट कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, जिसमें आप लिखें कि आप क्या आदत अपनाएंगे और अगर नहीं कर पाए तो उसकी सजा क्या होगी। जैसे दोस्त को पैसे देने पड़ेंगे। अरे बाप रे। या फिर एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढ सकते हैं जिसके साथ आप रोज या हफ्ते में अपनी प्रोग्रेस शेयर करें। ये बाहरी दबाव भी काम करता है। जरूर करता है। ओपरा विनफ्री की आदतें देखो, रोज पढ़ना और ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। हाँ, कृतज्ञता लिखना। ये आदतें शायद तुरंत कोई बाहरी इनाम ना दें, पर वो अंदर से संतुष्टि देती हैं। एक मजबूत पॉजिटिव सोच बनाने में मदद करती हैं। ये भी तो संतुष्टि का एक रूप है। बिल्कुल, आंतरिक संतुष्टि। तो ये 4 नियम तो हो गए आदतों की नींव। लेकिन महारत हासिल करने के लिए, मतलब एकदम प्रो बनने के लिए, कुछ और एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज भी हैं। जैसे टैलेंट का क्या रोल है, प्रतिभा का? हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या टैलेंट जरूरी है? किताब कहती है कि जेनेटिक्स आपकी किस्मत तय नहीं करते, लेकिन हाँ, वो अवसर के क्षेत्र जरूर तय करते हैं। मतलब हमारी जो जेनेटिक बनावट है वो कुछ आदतों को हमारे लिए दूसरों के मुकाबले ज्यादा आसान या ज्यादा संतोषजनक बना सकती है। अच्छा, तो समझदारी इसी में है कि हम उन खेलों को चुनें, उन आदतों पर फोकस करें जहां हमारा नेचुरल झुकाव हमारे पक्ष में हो, जिसमें हमें मजा भी आए और हम अच्छे भी हो। स्टीफन किंग का उदाहरण है ना, इतने सफल लेखक। हाँ, वो रोज 2000 शब्द लिखते हैं, रोज, वीकेंड पर भी, छुट्टी पर भी। बाप रे, कमाल का डिसिप्लिन है। बेशक उनमें लिखने का टैलेंट है, लेकिन उनकी ये कंसिस्टेंसी, ये सिस्टम ही उनकी सफलता का असली राज है। उन्होंने एक ऐसा फील्ड चुना जहां टैलेंट था और फिर उस पर लगातार काम करने का सिस्टम बनाया। तो हमें भी अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ्स को पहचानना चाहिए और उन पर खेलना चाहिए। बिल्कुल। और मोटिवेशन बनाए रखने के लिए गोल्डीलॉक्स रूल काम आता है। गोल्डीलॉक्स रूल, वो 3 भालू वाली कहानी? हाँ, कुछ वैसा ही। ये कहता है कि हम सबसे ज्यादा मोटिवेटेड तब महसूस करते हैं जब हम ऐसे काम कर रहे हों जो हमारी अभी की क्षमता के बस थोड़ा सा ऊपर हों। मतलब न तो इतने आसान कि बोरियत होने लगे और न इतने मुश्किल कि निराशा हो जाए और हम छोड़ दें। बस सही लेवल की चुनौती, लगभग 4% ज्यादा मुश्किल। अच्छा, जस्ट राइट वाला चैलेंज। हाँ, यही हमें एंगेज्ड और मोटिवेटेड रखता है। यहाँ प्रोफेशनल और एमेच्योर वाली मानसिकता का फर्क भी समझना जरूरी है। हाँ, पेशेवर और शौकिया, क्या फर्क है? शौकिया तब काम करते हैं जब मूड होता है, जब प्रेरणा महसूस होती है। पेशेवर एक शेड्यूल फॉलो करते हैं, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे प्रेरणा हो या ना हो, वो बोरियत के बावजूद टिके रहते हैं और काम पूरा करते हैं। आदतें आपको पेशेवर बनने में मदद करती हैं। ये बहुत बड़ी बात है, डिसिप्लिन। लेकिन एक चेतावनी भी है। अच्छी आदतों का एक डार्क साइड भी हो सकता है। क्या? अच्छी आदतों का डार्क साइड? हाँ, जब कोई आदत पूरी तरह ऑटोमेटिक हो जाती है, हम उसे बिना सोचे समझे करने लगते हैं, ऑटो पायलट मोड में। तो इसमें क्या बुरा है? यही तो चाहते हैं हम। बुरा ये है कि हम उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। हम छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करने लग सकते हैं। हम सुधार करना बंद कर सकते हैं। आदतें हमें कुशल बनाती हैं, पर वो हमें आत्मसंतुष्ट, कॉम्प्लेसेंट भी बना सकती हैं। अच्छा, ये तो सोचा ही नहीं था। इसीलिए सच्ची महारत, मास्टरी हासिल करने के लिए
सिर्फ आदतें बनाना काफी नहीं है। तो फिर क्या चाहिए? हमें आदतों को जानबूझकर अभ्यास, डेलिबरेट प्रैक्टिस के साथ जोड़ना होगा। डेलिब्रेट प्रैक्टिस? हाँ, मतलब अपनी प्रोग्रेस पर लगातार ध्यान देना, फीडबैक लेना, अपनी गलतियों का विश्लेषण करना और लगातार बेहतर होने के तरीके खोजना। हमें नियमित रूप से अपने सिस्टम्स को रिव्यू करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें अपडेट भी करना चाहिए। सिर्फ ऑटो पायलट पर नहीं छोड़ देना है। मतलब हमेशा सीखते रहना और सुधारते रहना। हाँ। तो हमने एटॉमिक हैबिट्स के इस सार से आज काफी कुछ सीखा। हाँ। मुख्य बातें क्या रहीं? वो 1% रोज सुधार की ताकत, हाँ, कंपाउंडिंग इफेक्ट, लक्ष्यों से ज्यादा पहचान आधारित आदतें बनाना कितना जरूरी है, बिल्कुल मैं हूँ वाला भाव, व्यवहार बदलने के वो 4 नियम स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। चारों बहुत प्रैक्टिकल है। और कैसे अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को अपनी सफलता के लिए डिजाइन किया जा सकता है। सही कहा। अगर सफलता का कोई फॉर्मूला है तो शायद वो यही है, सफलता बराबर छोटे सुधार की पावर समय गुणे निरंतरता। ये बड़े भारी भरकम लक्ष्य बनाने से ज्यादा बेहतर सिस्टम बनाने के बारे में है। जैसा किताब में कहा गया है, बहुत अच्छी लाइन है, कौन सी? आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। वाह, मतलब सिस्टम मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल, एक टिकाऊ सिस्टम बनाना ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की चाबी है। ये सिर्फ कुछ नई जानकारी जानने जैसा नहीं है। ये तो जैसे अपनी जिंदगी के लिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने जैसा है, जो बैकग्राउंड में चुपचाप चलता